जो फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट होता है PMA, वो क्या है? स्टोमेटा क्लोजिंग एंटी ट्रांसपायरेंट है, या फिर एक फंजीसाइड है, या फिर एक यूरिएज इनहिबिटर है, क्या है? आप सब लोगों स्किल से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट जो है क्या स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है, एंटी ट्रांसपायरेंट है, फंजीसाइड है, या फिर यूरिएज इनहिबिटर है? सारे हैं, ऑल ऑफ दी हो गए, सबके अंदर आएगा। ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है, अगर बोर्ड पे पूछा जाए तो इसका मतलब है कि सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। आइए आ जाओ आ जाओ, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जनरली हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि नाइट्रोजन के लॉसेज जो है गोपाल मीना मनोज कुमार, गुड इवनिंग भाई। आप निश्चिंत रहा करो, अपने ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है ना। सबसे बड़ी चीज है कि आपको समझ में आता है नहीं आता, है ना। चलिए लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था किस किस के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। एक कंडीशनर्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने आपको बताया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने अमेंडमेंट्स के बारे में बात किया था, जिनको हम एमेल्यूरेंट्स बोलते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर के अलावा ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम सॉइल को रिक्लेम करने के लिए करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स कहा जाता है या फिर एमेल्यूरेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों के बारे में, यानी लॉसेस के बारे में हमने बात किया था, वोलेटिलाइजेशन लॉसेस की बात की थी, डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस पढ़े थे, और एक लीचिंग लॉसेस के बारे में बात किया था। इनको किस तरीके से कम कर सकते हैं, कम करने के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बात किया था या स्पेसिफिक केमिकल्स के बारे में बात किया था, जिसके अंदर फर्स्ट हमने बात किया था किसके बारे में? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स के बारे में। ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, और उसमें से भी जो दो स्टेप में फॉलो होता है, उसमें फर्स्ट स्टेप जो होती है यानी अमोनिकल से किसमें, नाइट्राइट में कन्वर्जन को अफेक्ट करते हैं, यानी नाइट्रोसोमोनास की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के थे, आपने एन सरू के बारे में पढ़ा होगा जिसको हम नाइट्रा पायराइन बोलते हैं, एम के बारे में बात किया, सल्फोथायोजोल के बारे में बात किया, डीसीडी के बारे में हमने बात किया, एक हमारी जो है ट्रॉपिकल ग्रास थी उसके बारे में हमने बात किया, नीम ऑयल के बारे में बात किया, तो कई सारी चीजें थी। इसी तरीके से हमने बात किया था यूरियस इनहिबिटर्स के बारे में, यानी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, यूरियस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यूरियस इनहिबिटर्स कहा जाता है। सर पीजी के लिए कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी? श्वेता साहब, यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट रहेगी प्राइवेट के लिए? जहां एडमिशन मिल जाए वो बेस्ट रहेगी। हो सकता है अगर आप आईसीआर से एग्रीडेड अगर कोई यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, वहां पर अगर एडमिशन लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं मिल पाता है तो फिर कहीं से भी करो, क्योंकि आईसीआर का जो अभी एक रूल आ चुका है, अभी पिछले साल ही आया है, मतलब अभी 4-5 महीने पहले, कहीं से भी आप एमएससी यूजी कर सकते हो, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आज से 2 साल पहले एक नोटिस आया था जिसके माध्यम से यदि आपने एक्रीडेट कॉलेज से यूजी किया है तभी आप आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, और आईसीआर और एमएससी भी अगर आपने किसी एग्रीडेट कॉलेज में, वो डिपार्टमेंट अगर एग्रीडेट है तो आप पीएचडी जो है आईसीआर से कर सकते हो। लेकिन अभी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। पहले क्या होता था, बीएचयू के अंदर एक डिपार्टमेंट है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में जो वहाँ डिग्री मिलती है वो एमएससी जूलॉजी के नाम से मिलती है, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे जो है एंटोमोलॉजी नहीं लेते थे बीएचयू का, रीजन क्या था? क्योंकि वो आईसीआर से एग्रीडेट नहीं था, ठीक है। लेकिन इस दुनिया के किसी भी कोने में से आप बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, सब जाएगा, ठीक। आज हम बात करेंगे इसके बाद में, आपने एक नाम सुना होगा स्लो रिलीजियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के बारे में, नाम सुना है? स्लो रिलीज नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, क्या नाम है? स्लो रिलीजियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। आईआरआई के अंदर एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है अभी बुक्स भी आती है, टेक्स्ट बुक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन करके, एग्रोनॉमी के अंदर 2 वॉल्यूम है।
उन राजेंद्र प्रसाद ने जो है डिस्कवरी किया कि कुछ हम ऐसे फर्टिलाइजर को डेवलप कर सकते हैं जिनके अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है, उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड होती रहेगी। अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड का मतलब क्या है, जैसे ही आप नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हो वो धीरे धीरे यानी स्लोली क्या होगा, रिलीज होगा। तो उन फर्टिलाइजर को हम क्या बोलते हैं, स्लो रिलीज नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने दिया था कॉन्सेप्ट, गिवन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज क्लियर। इसके बाद में बात आती है कि स्लो रिलीजियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कि ऐसे फर्टिलाइजर जो स्लोली क्या करेंगे, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करेंगे या प्लांट को उसके नीड के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्लो रिलीजियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहा जाता है। स्लो रिलीजियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स के टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। इसके अंदर फर्स्ट वन होते हैं इनहेरेंटली लेस सोल्यूबल, फर्स्ट वन इनहेरेंटली लेस सोल्यूबल। इनहेरेंटली लेस सोल्यूबल का मतलब क्या है, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, इनहेरिटेंस मतलब वो इंटरनली मैकेनिज्म उनका ऐसा है कि उनकी जो प्रॉपर्टी बनी है वो क्या है, लेस सोल्यूबल की, यानी उनकी सोल्यूबलाइज नेचर क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे स्लो रिलीजियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर को हम क्या बोलेंगे, इनहेरेंटली लेस सोल्यूबल। क्लियर हुआ। इस इनहेरेंटली लेस सोल्यूबल के अंदर आपको 3 नाम याद रखना है। फर्स्ट नेम है इसके अंदर IBDU। क्या है, IBDU, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, आइसो ब्यूटाइलिन डाइयूरिया। क्या है, आइसोब्यूटाइलिन डाइयूरिया है, जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट की अगर हम बात करते हैं 32.2% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 32.2% पाया जाता है। इसके बाद में एक है CDU। क्या है, CDU, प्रोटीनिलाइन डाइयूरिया। क्या है, प्रोटीनिलाइन डाइयूरिया। इसके अंदर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन जो है 32.5% है। कितना है, 32.5%। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए IBDU के अंदर कितना है तो 32.5, फुल फॉर्म क्या है, CDU के अंदर कितना है, 32.5। इसके बाद में एक और चीज है जो यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल इसका है, आपने यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का नाम सुना होगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, या जिसको हम बोलते हैं यूरिया फोम। क्या कहा जाता है, यूरिया फोम, यूरिया फोम। दो चीजें होती हैं, जैसे कि जब मैं आपको फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन बता रहा था उस टाइम पे मैंने कहा था कि जो आपके सॉलिड फर्टिलाइजर्स होते हैं, सॉलिड फर्टिलाइजर्स के अंदर कुछ होते हैं जो पाउडर की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, कुछ क्रिस्टलाइन की फॉर्म में होते हैं, कुछ ग्रेनुलर की फॉर्म में होते हैं, कुछ ट्रिल की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि यूरिया जो है वो किस नेचर का होता है, यूरिया जो है प्रिलेट फॉर्म में आता है। किस में आता है, प्रिलेट फॉर्म में आता है। क्लियर है, किस फॉर्म में आता है, प्रिलेट। प्रिलेट का मतलब क्या है कि यदि उसके पार्टिकल की साइज कितनी होगी, 2 to 4 mm होगी। कितनी होगी, 2 to 4 mm होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिलेट बोलेंगे। क्लियर हुआ। यदि मान लीजिए यहाँ पर ये यूरिया ग्रेनुलर फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, ग्रेनुलर फॉर्म में, तो ग्रेनुलर फॉर्म की जो साइज होती है वो 1 to 10 mm होती है। कितनी होती है, 1 to 10 mm, या शॉर्ट में बोल सकते हैं कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। इस ग्रेनुलर फॉर्म को जो है कहा जाता है यूरिया सुपर ग्रेनुल्स। क्या कहा जाता है, यूरिया सुपर ग्रेनुल्स। या इसका एक और एग्जांपल की बात करते हैं तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हुआ। यानी एक चीज होती है प्रिलेट। प्रिलेट का मतलब क्या है, यदि पार्टिकल की साइज 2 से 4 mm होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिलेट कहा जाता है। यदि यही इसी यूरिया की साइज अगर हम इंक्रीज कर दें, कितनी कर दे, 1 to 10 mm कर दे, या फिर 1 सेंटीमीटर कर दे, तो क्या बन जाता है, ग्रेनुलर फॉर्म बन जाता है। इस ग्रेनुलर फॉर्म की बात करते हैं तो दो चीजें हैं, एक आपका यूरिया सुपर ग्रेनुल्स आता है और एक आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड आता है। क्लियर हुआ। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है यहाँ पर लगभग 38% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 38% पाया जाता है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, IBDU के अंदर कितना होता है, 32.2, CDU के अंदर कितना होता है, 32.5, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कितना होता है, 38%। और इसका यूज जो है, एक जगह है आपने नाम सुना होगा, USA। सुना है नाम, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका का बोलते हैं। इस संयुक्त राज्य अमेरिका में लोन्स जो होते हैं, लोन का मतलब क्या होता है, जहां पर
ग्रास लगी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो यूरिया के लिए या नाइट्रोजन सोर्स के अंदर जो है किसका यूज करते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आएगा। इनहेरेंटली लेस सोल्यूबल क्या है कि ऐसे नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी स्लोली यानी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्लांट करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्लो रिलीजियस नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर कहा जाता है। इसके अंदर फर्स्ट क्या है आपका, इनहेरेंट लेस सोल्यूबल, यानी उनकी नेचर जो है यानी उसको केमिकली इस तरीके से तैयार किया गया है कि नाइट्रोजन को किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, स्लोली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 3 एग्जांपल आपको याद रखना है, IBDU, CDU और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इनके अंदर इनकी फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म के साथ कितना % नाइट्रोजन होता है। अभी SRF का जो एग्रोनॉमी का पेपर हुआ था उसमें सीक्वेंसिंग के माध्यम से पूछा था कि अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इनको सीक्वेंसराइज कीजिए, यानी सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे कम किस में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस में ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है। क्लियर रहेगा, IBDU में कितना 32.2%, CDU में कितना 32.5% और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में कितना 38%। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आता है इसके अंदर टाइप्स, एक तो हो गया इनहेरेंटली, लेकिन आपने सुना होगा कोटिंग बैरियर, स्लो रिलीजियस नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर। कोटिंग बैरियर का मतलब क्या है कि यूरिया के बाहर हम किसी ना किसी चीज की कोटिंग कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोटिंग बैरियर कहा जाए। क्लियर है, आपने देखा होगा कि जो यूरिया है उस यूरिया का मिसयूज बहुत ज्यादा किया जाता है, यानी यूरिया से जो है दूध बनाया जाता है। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस यूरिया के मिसयूज होने से बचने के लिए इन्होंने इस यूरिया का कोटिंग किया या यूरिया के ऊपर कुछ केमिकल्स की कोटिंग किया। वो केमिकल्स हो सकता है नीम ऑयल हो सकता है, सल्फर हो सकता है, लाख हो सकता है। अब बात करते हैं कि नीम की कोटिंग अगर हम करते हैं तो उस यूरिया को क्या बोलेंगे, नीम कोटिंग यूरिया बोलेंगे। क्या कहा जाएगा, नीम कोटिंग यूरिया। तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें नीम कोटिंग यूरिया। सेकंड, इसके अंदर अगर हम सल्फर की कोटिंग करते हैं तो क्या बन जाएगा, सल्फर कोटिंग यूरिया। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे आते हैं, आपका लाख कोटिंग यूरिया, इसके अलावा पॉलीमर कोटिंग यूरिया। अब आपका क्वेश्चन ये उठता होगा कि सर अगर हम नीम की कोटिंग यूरिया पर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीम कोटिंग यूरिया बोलते हैं। कि नीम की कोटिंग करने से यूरिया का मिसयूज कैसे कम होगा। पहली चीज, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर यूरिया पर या उसके प्रीलेट पर आउटर लेयर पर हम नीम की कोटिंग करेंगे तो उससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट क्या है कि हमने देखा था कि जब हम नीम के बारे में पढ़े थे तो मैंने बताया था कि नीम के अंदर क्या होता है, निम्बिन होता है, निम्बिडीन होता है, जो कि क्या करता है, आपका नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर का काम करता है। किसका काम करता है, नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर। जैसे ही आपने यूरिया का एप्लीकेशन किया तो मैंने बताया था कि अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे ही इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है फील्ड के अंदर, 4 से 7 दिन के बाद जब ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होता है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब अमोनिया मान लीजिए वहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट के अंदर, और नाइट्रेट होकर कहां हो जाएगा, लिस्ट डाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन यूरिया के ऊपर हमने किसकी कोटिंग कर दी, नीम की। तो नीम की कोटिंग की तो यूरिया का एप्लीकेशन जैसे ही सोइल में किया क्या बना, अमोनिया बना। अमोनिया से नाइट्राइट में बनने की जो प्रोसेस है उसको कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास करता है। लेकिन नाइट्रोसोमोनास को इनिबिट करने वाले केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर। नीम की क्या प्रॉपर्टी होती है, नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर की होती है। तो पहली चीज तो क्या होगी कि यूरिया का जो नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर का काम करेगा वो कौन करेगा, नीम करेगा, पहली चीज। सेकंड चीज की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट के अंदर यूरिया का मिसयूज किया जाता है दूध बनाने के लिए, यानी जो डेयरी इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर इसका बहुत खतरनाक, मतलब यूरिया को घोल के जो है पानी में डाल दिया जाता है और इससे वाइटिस अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, तो इसका यूज जो है डेयरी इंडस्ट्री में मिसयूज किया जाता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए क्या किया गया, नीम का कोटिंग किया गया, पहली चीज। सेकेंड चीज बात आती है सल्फर कोटिंग यूरिया, कि हम यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग करें, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे ही आपने यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग करते हो और इस यूरिया का एप्लीकेशन अगर फील्ड में करते हो तो सल्फर का ऑक्सीडाइजेशन होगा, पहले किसके पहले, यूरिया के ऑक्सीडाइजेशन के पहले। समझ में आया, यानी साथ में क्या जाएगा, सल्फर जाएगा, किसके साथ, यूरिया के साथ। तो वहां पर जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन समझ में आया नहीं आया ये चीज, देखो इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई यूरिया है और इस यूरिया के ऊपर जो कोटिंग है वो किसकी है, सल्फर की है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक नेचर के हैं तो वो क्या करेंगे, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएंगे, सल्फेट बनाएंगे। ये सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करेगा,
H2 के साथ करेगा, क्या बनाएगा? H2SO4। जब H2SO4 अगर सोइल के अंदर होगा तो क्या एसिडिटी इंक्रीज होगी क्या? तो आप सब लोग कहेंगे कि सर एसिडिटी इंक्रीज होती है। आपको ये भी पता है कि एसिडिक कंडीशन के अंदर कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म ज्यादा पाया जाता है? बैक्टीरिया ज्यादा पाया जाता है या फंजाई? अरे यार, फंजाई ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फंजाई। यानी जब ज्यादा एसिडिक कंडीशन हो जाएगी तो आपका बैक्टीरिया यहाँ क्या हो जाएगा? अनअवेलेबल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों क्या है आपके? बैक्टीरिया है। दोनों क्या है? बैक्टीरिया है। यदि मान लीजिए एसिडिक कंडीशन होगी तो बैक्टीरिया काम नहीं करेगा। बैक्टीरिया अगर काम नहीं किया तो आपका अमोनिया जो है किसमें कन्वर्ट नहीं होगा? नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस वजह से हम किसकी कोटिंग करते हैं? सल्फर की कोटिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉपर्टीज जो है आपकी स्लेग की होती है और पॉलीमर्स की होती है। समझ में आया ये चीज? तो यहां से एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड करते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्लो रिलीजियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहा जाता है। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में दो टाइप्स के होते हैं, इनहेरेंटली लेस सोल्यूबल, यानी उनकी केमिकल नेचर ही ऐसी है, इस तरीके से उनको प्रिपेयर किया गया है कि वो स्लोली क्या करते हैं? नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। इसके अंदर आपको 3 चीजें याद रखना है, IBDU, CDU और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हुआ? एक बार इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनसर्व जो है नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर है। एनसर्व जो है नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर है। सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम 4 फरवरी को ही होगा क्या? एंड AAO की वैकेंसी कब तक आएगी? देखो, इन चीज़ों के बारे में शून्य जानकारी अपन को कह सकते हैं। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, बनने वाली गवर्नमेंट किसकी होती है और वो किस तरीके से RPSC को कमांड देती है कि कब एग्जाम कंडक्ट करवाना है। अभी अपना काम है केवल पढ़ाई करना। क्या हुआ? अरे बोलो। क्या? तेरी अंतर आत्मा को सुन लिया या अंतर मन की आवाज को सुन लिया? शर्मा तो क्यों हो रहे हैं? लिखा? अरे बिल्कुल। ये आप नीचे लिख लेना एक स्टार्ट पॉइंट डाल के, यूएसए के अंदर लॉन्स में किसका यूज किया जाता है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, वो थोड़ी सी आदत क्या है कि मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए एक बार इसको। दियाराम मीना का थंब वाला ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, आपको पीछे दिखाई दे रहा है या फिर कौन सी चीज? आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सब अपने ही परिवार के सदस्य हैं। जूम किस चीज को करना है? क्या समझ में नहीं आ रहा? चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ। स्लो रिलीजियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, कॉन्सेप्ट गिवन बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टाइप्स जो है 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इनहेरेंटली लेस सोल्यूबल है, IBDU इसके अंदर आता है। आइसोब्यूटाइलिन डाई यूरिया जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट 32.2% है। CDU प्रोटीनिलाइन डाई यूरिया, जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट 32.5% होता है। फिर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम यूरिया फोम बोलते हैं या यूरिया टर्फ कहा जाता है, 38% नाइट्रोजन होता है। यूएसए के अंदर इसका यूज लोन के अंदर किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ विष्णु? जूम क्या करना है दोस्त? रुको एक मिनट। नहीं, वो तो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज हो गया। ठीक है क्या? सोइल की क्लासेस जो है आज इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपके किशन सर का आज एग्जाम था, है ना, इसलिए आज उनकी क्लास नहीं होगी। आज शायद शाम को आ सकते हैं तो आ सकते हैं। लिखा क्या?
हाँ हाँ लिखो। किसी के हाथों में ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो, अभी सुनो तो सही पहले, किसी के हाथों में ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी को मारने के लिए आतुर हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इन हाथों का यूज अगर ग्रामीण परिवेश में जाकर और कटाई के माध्यम से किया जाए तो घर वालों को भी बेनिफिट होगा और उनकी मरम्मत भी अच्छी होगी। या फिर एक और तरीका है कि या आटा लगाया जाए, है ना? लिख लिया क्या? चलो, बातें नहीं मत। कोटिंग बैरियर, एसआरएनएफ यानी स्लो रिलीजियस नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। नीम कोटिंग यूरिया या नीम कोटेड यूरिया हम बोल सकते हैं, सल्फर कोटेड यूरिया बोल सकते हैं, या लाख कोटिंग यूरिया बोल सकते हैं, और पॉलीमर कोटिंग यूरिया बोल सकते हैं। लेग की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लाख, लाख जो कीट होता है, लाख जो होता है। क्या कहा जाएगा? लेखी कल्चर है, लेक कल्चर, तो पॉलीकल्चर, मोलीकल्चर, जोर से बोलो। लिखा क्या ये? क्या लेक कल्चर ही कहा जाता होगा? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है ना? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है ना? लिखिए क्या भाई? लिखो। लिखा? इसके बाद में दो तीन चीजें और हैं, उनको और हम समझते हैं। यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स, यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स जिनकी साइज जो है लिख लेना 1 to 10 mm या फिर 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? हाँ जी, क्या? जोर से, थोड़ी सी जोर से अगर बोलोगे तो, मेरे क्या है कान में थोड़ा दिक्कत है। लेग कोटेड यूरिया जो है वो भी नाइट्रोफिकेशन इनहिबिटर का काम करता है, ठीक है? नाइट्रोजन को जो है स्लोली रिलीज करता है, कहीं मेंशन नहीं है लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है कि लेग कोटेड यूरिया भी होता है। साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर की होगी। वेट जो है इसका 1 ग्राम होता है। एक बार लिखना है इसको, फिर समझते हैं। टेक्निक जो है बेस्ड ऑन चाइनीज मड बॉल टेक्निक पर डिपेंड करता है। नोट लगा के लिख लेना। रिलेट की जो साइज होती है, रिलेट की साइज 2 to 4 mm साइज। सेकेंड है आपका, ये लिखा क्या? एक बार इसको समझना। यूरिया सुपर ग्रेनुल्स, यूरिया सुपर ग्रेनुल्स क्या होता है कि यदि मान लीजिए यूरिया के पार्टिकल्स को हम 1 सेंटीमीटर या 1 mm, 1 से 10 mm की साइज का अगर हम बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यूरिया सुपर ग्रेनुल्स कहा जाता है। जिसकी साइज, जिसका वेट कितना होता है? 1 ग्राम का होता है। किस टेक्निक पर बेस्ड है? चाइनीज मड बॉल टेक्निक पर। किस पे बेस्ड है? चाइनीज मड बॉल टेक्निक। चाइनीज मड बॉल टेक्निक क्या होता है कि एक ऐसी मडकी जो है, मतलब कीचड़ की जो है, एक ऐसी बॉल का फॉर्मेशन वो करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, और उसके इंटरनल साइड में जो है क्या इंसर्ट कर दिया जाता है? आपका होल बनाकर यूरिया को इंसर्ट कर दिया जाता है, जो कि स्लोली क्या करता है, जैसे जैसे उसको मॉइस्चर मिलता जाएगा वैसे वैसे क्या करता जाएगा, वो नाइट्रोजन को रिलीज करता जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है? चाइनीज मड बॉल टेक्निक कहा जाता है। मेनली फेमस है ये आपके चाइना के अंदर,
ठीक है, तो यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स की साइज आपसे पूछी जा सकती है, इनका वेट पूछा जा सकता है, और किस टेक्निक पर बेस्ड है, तो चाइनीज मड बोल टेक्निक। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फर्टिलाइजर जो है वो चाइनीज मड बोल टेक्निक पर बेस्ड है, तो क्या नाम है उसका, यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स। प्रिलेट की साइज कितनी होती है, 2 to 4 mm होती है, जबकि ग्रेनुअल्स की कितनी होती है, 1 to 10 mm या फिर 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक बार इसको लिखो। मैंने कल इसकी क्या लिखाई थी फुल फॉर्म, एन सर्व की, 2 क्लोरो लिखाया था, 2 अमीनो लिखाया था, एक बार देखना। अमीनो लिखाया तो उसको सही कर लेना, सॉरी। एन सर्व की जो फुल फॉर्म होती है वो 2 क्लोरो है, 2 क्लोरो 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल, 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल ना, 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल पायरिडीन। ठीक है, इसके बाद में एएम की क्या थी, 2 अमीनो 4 क्लोरो 6 मिथाइल पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। इसको कहा जाता है नाइट्रा पायरीन, नाइट्रा। एन सर्व के अंदर 2 क्लोरो है ना, 2 क्लोरो 6 ट्राइक्लोरो मिथाइल पायरिडीन। एम के अंदर 2 अमीनो 4 क्लोरो 6 मिथाइल पायरिमिडीन, ये लिख लेना। डीसीडी जो है किस नेचर का है, डाइसाइनाडामाइन, ये भी आपका नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। सल्फोथायोजोल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। एनबीबीटी यूरियस इनहिबिटर, यूरियस इनहिबिटर। एक बार इसको करेक्ट करना। आपने एलसीसी का नाम सुना है क्या, क्या होता है फिर, एलसीसी, एनसीसी नहीं रहे, एलसीसी लिखिए, ये लिखो। इसको भी बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। आपने एलसीसी जो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा, जिसका फुल फॉर्म क्या था, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। क्या था, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लेकिन यहां पर इसके जो फुल फॉर्म है वो है लीफ कलर चार्ट। क्या है, लीफ कलर चार्ट, लीफ कलर चार्ट। ठीक है, लीफ कलर चार्ट जो है वो डेवलप किया है, डेवलप्ड बाई एक इंस्टीट्यूट है राइस का, IRI, इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है, इंस्टीट्यूट फिलीपींस में। कहां है, फिलीपींस। इसने एक चार्ट डेवलप किया जिसका नाम क्या है, लीफ कलर चार्ट। ठीक है, लीफ कलर चार्ट के अंदर क्या होता है, इट इज द एलसीसी इज द प्लास्टिक स्ट्रिप। क्या है ये, प्लास्टिक स्ट्रिप है, जिसकी रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो रेंज जो है 1 to 6 तक होती है। कितने तक होती है, 1 to 6। वन टू सिक्स, एक बार लिखना है इसको, फिर मैं समझाता हूं।
एक बार इसको समझना, उसके बाद में लिखना। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एलसीसी। एलसीसी का मतलब क्या होता है? जैसे कि एनसीसी होता है, नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स होता है ना, उसी तरीके से एक एलसीसी है जिसका मतलब है लीफ कलर चार्ट होता है। लीफ कलर चार्ट जो है किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया? IRRI ने, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कहां पर है? फिलीपींस में है। एलसीसी इज द प्लास्टिक स्ट्रिप। क्या होती है? प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है जिसकी रेंज कितनी होती है? 1 से 6 तक होती है। 1 से 6 तक इस तरीके से स्ट्रिप होती है जिसके अंदर जो फर्स्ट वाला होता है वो आपका किस नेचर का होता है? ग्रीन कलर से फुलफिल होता है। किस नेचर से होता है? ग्रीन कलर से। लेकिन जैसे जैसे आप 6 की ओर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये ग्रीननेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और 6 पर क्या होता है? पेल ग्रीन। पेल ग्रीन का मतलब क्या है? कंप्लीटली येलो होता है। क्या होता है? कंप्लीटली येलो। अब आप क्या करोगे? फील्ड में जाओगे और फील्ड में जाकर जो फुल्ली एक्सपेंडेड लीव्स होगी किसकी, इसका यूज किस में किया जाता है? पहली चीज तो ये लिखते हैं, यूज राइस के अंदर, राइस में नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन। यूजेबल पार्ट की बात करते हैं। यूजेबल पार्ट है फुल्ली एक्सपेंडेड लीफ। अगर इसकी रेटिंग 3, 2 या 4 HS AD, ठीक है, 30 kg। अब समझना एक बात, नींद आ रही है? चलिए, लाइट दर्शकों की मांग के आधार पर जो है लाइट होगी, ये बनना होता है। चलिए अब थोड़ी देर ध्यान रखना। एलसीसी की बात करें तो लीफ कलर चार्ट कहा जाता है। डेवलप्ड बाय IRRI, फिलीपींस ने इसको डेवलप किया है। एलसीसी इज द प्लास्टिक स्ट्रिप। क्या है? प्लास्टिक स्ट्रिप है जिसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 1 से 6 तक होती है। एक क्या होता है आपका? ग्रीन होता है, और 6 क्या होता है आपका? पेल ग्रीन होता है। अब इसका यूज किसमें किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कौन सी क्रॉप के अंदर? राइस की क्रॉप के अंदर। किसके डिटर्मिनेशन में? नाइट्रोजन के डिटर्मिनेशन में, यानी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी कितनी है। मान लीजिए हम यूजेबल पार्ट क्या है? फुल्ली एक्सपेंडेड लीव। फुल्ली एक्सपेंडेड लीव्स को फील्ड में से लेकर आते हैं जो पूरी तरीके से फैली हुई है, और उसको उस स्ट्रिप पर रखा जाता है। स्ट्रिप पर रखने पर अगर मान लीजिए वो 3 या 4 से मैचिंग करती है, यानी वो स्ट्रिप नंबर 3 या 4 से अगर मैच करती है, तो ऐसा कहा जाता है कि नाइट्रोजन कितना अप्लाई करना है? 30 kg नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना है। क्लियर हुआ? कितना केजी नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना है? 30 kg नाइट्रोजन। पहली चीज, एलसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लीफ कलर चार्ट। किसने डेवलप किया? IRRI ने, ठीक है, जो कहां है? फिलीपींस में, ठीक है। इस स्ट्रिप के अंदर जो है किस नेचर का होता है? प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है। रेंज कितने से कितने तक होती है? 1 से 6। एक क्या डिनोट करता है? ग्रीन को। 6 क्या डिनोट करता है? पेल को। क्लियर हुआ? आप कौन सी क्रॉप के अंदर यूज किया जाता है? राइस में। किसके डिटर्मिनेशन के लिए? नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन। यूजेबल पार्ट क्या होता है? फुल्ली एक्सपेंडेड लीव्स होता है। फुल्ली एक्सपेंडेड लीव्स को लेकर आए, उस स्ट्रिप के ऊपर आपने रखा। यदि उस लीफ की रेटिंग जो है वो किससे मिलती है? 3, 2 या 4 से मिलती है, यानी 3 या 4 स्ट्रिप के बीच में यदि वो कलर मैच होता है तो फील्ड के अंदर हम कितना नाइट्रोजन एप्लीकेशन करते हैं? 30 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। क्लियर हुआ? अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 और 4, या तो जनरली पूछा जाएगा कि रेंज कितनी हो? 3 to 4 हो। यदि आपको 2 वर्ड दिखाई दे, या राइस के अंदर भी हम बात करते हैं तो कई तरीके का राइस होता है। फर्स्ट वन आपने सुना होगा हाइब्रिड राइस। यदि मान लीजिए वैरायटी कौन सी है? हाइब्रिड राइस की, तो हाइब्रिड राइस के अंदर वो लीफ किससे मैच करना चाहिए? आपके 3 नंबर से मैच करना चाहिए। किससे मैच करना चाहिए? 3 से। या फिर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ऐसा राइस अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो किससे मैच करना चाहिए? 3 से। यदि मान लीजिए हम एरोबिक राइस या फिर डायरेक्ट सीडेड राइस कर रहे हैं तो किससे मैच करना चाहिए? 4 से। यदि मान लीजिए हाइब्रिड राइस या SRI मेथड से हम राइस का कल्टीवेशन करते हैं और वो फुल्ली एक्सपेंडेड लीव्स इस स्ट्रिप पर 3 नंबर से अगर मैच करती है तो हमें कितना नाइट्रोजन एप्लीकेशन करना है? 30 kg नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करना है। या एरोबिक राइस या डायरेक्ट सीडेड राइस अगर हम कर रहे हैं और वो लीव जो है किस स्ट्रिप से मिलती है?
4 नंबर की लीफ से 4 नंबर की स्ट्रिप से मिलती है तो क्या अप्लाई करते हैं, 30 kg नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हैं। इंडिया के अंदर सबसे पहली बार इस लीफ कलर चार्ट का यूज डॉक्टर विजय सिंह है, सोइल साइंटिस्ट है बहुत फेमस, पीएयू के अंदर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया था, लेकिन डेवलप जो है वो किसने किया था, IRRI ने किया था। क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है कि कौन से चार्ट का यूज जो है राइस के अंदर नाइट्रोजन के डिटरमिनेशन के लिए किया जाता है, लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट का यूज किस क्रॉप के लिए किया जाता है, राइस के लिए। किसने डेवलप किया, ठीक है। इसकी स्ट्रिप की रेंज कितनी होती है, 1 क्या डिनोट करता है, 6 क्या डिनोट करता है। कब मैच करें तब आपको 30 kg अप्लाई करना है, 3 से 4। यदि पर्टिकुलर आपको दिया हो हाइब्रिड राइस या एसआर राइस तो कितने से मैच करना चाहिए, 3 से। एरोबिक राइस या डायरेक्ट सीडेड राइस हो तो 4 से। कितना करना है अप्लाई, 30 kg नाइट्रोजन। ये चीज इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। एक बार आप लिखिए एलसीसी की फुल फॉर्म, लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट, लीफ कलर चार्ट डेवलप्ड बाय IRRI। थोड़ा जल्दी लिखो यार, है ना, आधा घंटा हो गया। डेवलप बाय IRRI, ठीक है। 1982 से 1988 तक MS स्वामीनाथन जी जो थे इस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल रहे थे। क्या हो गया अमन, कोई दिक्कत है, लाइट ऑन करना चाहिए। कौन सा, ठीक है। देखो इसको पहले लिखो, लीफ कलर चार्ट डेवलप बाय RRI। LCC इज द प्लास्टिक स्ट्रिप, रेंज जो है 1 to 6 होती है, यहां तक लिखा। इसके बाद में इस वाली स्लाइड पे लिखो, हाँ इसमें लिखवा रहा हूं उसको पूरा। HS का मतलब हाइब्रिड राइस सिस्टम ऑफ राइस SRI मेथड। एरोबिक राइस और डायरेक्ट सीडेड। अप्लाई 30 kg नाइट्रोजन per hectare. It saves 25%. यूज राइस के अंदर नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन के लिए यूजेबल पार्ट जो है फुल्ली एक्सपेंडेड लीव्स होती है, यदि वो मैच करती है किससे, 3 से। तो HS का मतलब हाइब्रिड राइस और SRI मेथड में, AD का मतलब एरोबिक राइस और डायरेक्ट सीडेड राइस में। समझ में आया 3 to 4 का मतलब। इसके बाद कितना अप्लाई करना है, 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर करना है। इट सेव्स 25% नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूजेज इन राइस, यानी अगर इस मेथड से हम नाइट्रोजन का डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसके अंदर अप्लाई किए जाने वाले 25% नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का क्या किया रहता है, सेव यूजेस इन राइस। AD का मतलब होता है एरोबिक राइस और डायरेक्ट सीडेड राइस। एरोबिक राइस क्या है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन इन विच द नॉन पडल्ड, नॉन सैचुरेटेड और नॉन फ्लडेड फील्ड होता है। 3 चीजें नहीं होती है, या तो हम सैचुरेट भी नहीं करते हैं, पडलिंग भी नहीं करते हैं और फ्लडिंग भी नहीं करते हैं। तो ऐसे सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन को हम बोलते हैं एरोबिक राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर क्या है, यहाँ पर कोई हम ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली सीड ड्रिल के माध्यम से सोविंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस। हाइब्रिड राइस यानी राइस की अगर हाइब्रिड वैरायटी का हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड राइस। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो है एक नर्सरी का प्रकार है जो कि हेनरी डी लाउनी ने 1983 के अंदर दिया था। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, श्री मेथड इसको बोलते हैं। ये लिखा क्या यहाँ तक, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इट सेव्स 25% नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूजेज इन राइस, यानी राइस के अंदर जितने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं उसका 25% सेव किया जाएगा यदि हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो। लिख लिया, कंप्लीट। चलिए इसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं
जो आपको कई बार आपने सुना होगा, एक होता है इक्विवेलेंट एसिडिटी और एक होता है इक्विवेलेंट बेसिक। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्विवेलेंट एसिडिटी। इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होता है, कौन बताएगा? अरे बताओ ना भाई, अबे इक्विवेलेंट एसिडिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर यदि आप किसी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का यूज करते हो, किसका यूज करते हो? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का यूज करते हो, और उस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का यूज करने पर इस फील्ड के अंदर कितना रेजिडुअल एसिडिटी बचता है, और उस रेजिडुअल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको जो है कितना कैल्शियम कार्बोनेट यानी कितना जो है वो लाइम रिक्वायर्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है? एसिड इक्विलिटी या इक्विवेलेंट एसिडिटी। इक्विवेलेंट एसिडिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड इन 100 kg या फिर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड इन kg for the neutralizing the residual acidity of a nitrogenous fertilizer in a field। यानी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपने कोई नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का यूज किया है। अब नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कौन सा होगा? अमोनिकल ही होगा। वही क्या करता है? एसिडिटी नेचर का होता है। तो यदि किसी अमोनिकल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन आप फील्ड में करते हो तो उसके द्वारा डेवलप जो एसिडिटी है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना आपको लाइम रिक्वायर्ड है, कितनी अमाउंट में लाइम रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट एसिडिटी कहा जाता है। क्लियर है? यहां पर मान लीजिए जैसे कि आपने एक होता है जिसका नाम है एनहाइड्राइज्ड अमोनिया। क्या है? एनहाइड्राइज्ड अमोनिया, जिसके अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 82.5%। मान लीजिए आपने 100 kg किसका एप्लीकेशन किया है? एनहाइड्राइज्ड अमोनिया का किया है। किसमें किया है? फील्ड के अंदर किया है। इसके द्वारा जो एसिडिटी डेवलप हुई है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने केजी आपको कैल्शियम कार्बोनेट आवश्यकता है, वो आपकी क्या होगी? इक्विवेलेंट एसिडिटी होगी। क्या होगी? इक्विवेलेंट एसिडिटी। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि हम 100 kg एनहाइड्राइज्ड अमोनिया का एप्लीकेशन फील्ड के अंदर करते हैं तो उसके द्वारा जो एसिडिटी डेवलप होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगभग हमें 148 कितना 148 केजी क्या नीड होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। कितने की होती है? 148 केजी कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। तो 148 क्या हो गया? इक्विवेलेंट एसिडिटी हो गया। क्या हो गया? इक्विवेलेंट एसिडिटी। समझ में आया क्या? मान लीजिए यहाँ पर एक और फर्टिलाइजर होता है जिसको बोलते हैं हम अमोनियम क्लोराइड। क्या होता? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का यदि हम 100 kg एप्लीकेशन करते हैं और उससे जो एसिडिटी डेवलप हुआ है, उस एसिडिटी को कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना कैल्शियम कार्बोनेट आवश्यकता होगा, तो उसकी क्या हो जाती? इक्विवेलेंट एसिडिटी। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? एक बार इसको हम एक बार ट्रिक से याद करेंगे, पहले हम पूरा इसको एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी अमोनिकल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन फील्ड में करते हैं तो अमोनिकल किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। फील्ड में जाएगा, क्या डेवलप करेगा? अम्लीयता यानी एसिडिटी को डेवलप करेगा। उस एसिडिटी को जो डेवलप हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, कितना लाइम डालते हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट एसिडिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट एसिडिटी। एक बार इसको हम लिखते हैं फिर एक साथ सबको याद करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में लिख लेना कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ बोलिए। इक्विवेलेंट एसिड इक्विवेलेंट बोल सकते हो या एसिडिटी इक्विवेलेंट बोल सकते हो। अच्छा अच्छा, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट एसिडिटी, ठीक है, या एसिड इक्विवेलेंट। अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट needed in kg for neutralizing 100 kg अमोनिकल नाइट्रोजिनस या फिर 100 kg नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। एक साइड में लिखना नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर। एक साइड में लिखना इक्विवेलेंट एसिडिटी, ठीक है। सबसे पहले जो है इसमें याद रखना है एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया की होती है 148। सेकेंड है इसमें
अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी है 127, कहीं 128 लिखा हुआ है, लेकिन 127 जो है प्लेंट है, ठीक है। उसके अलावा अमोनियम सल्फेट 110, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की होती है 93, यूरिया की होती है 80, डीएपी की होती है 77 और जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट 5 और 128 होती है, कुछ बुक के अंदर 128 लिखा हुआ है, कुछ के अंदर 127 लिखा है। 127 जो लिखा है इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की जो बुक आती है उसके अंदर 127 मेंशन है, तो इसलिए हमने 127 लिखा है, ठीक है। 128 या 127 अगर क्वेश्चन में आया तो ये इतना, इसके अंदर क्वेश्चन में इतना डिफरेंस नहीं होगा एक नंबर का, या तो 128 आएगा या 127 आएगा, ठीक है। एक और लिख लेना है 7 नंबर पर, अमोनियम नाइट्रेट 60, लिखा ये। चलिए इसको एक बार हम याद करते हैं। अमन के दो दोस्त यही है ना पीछे बैठे हुए, अभय और ये सानिध्य, यही है या और भी है? दो ही है। चलिए इसको हम याद करते हैं। फर्स्ट चीज इक्विवेलेंट एसिडिटी आपको समझ में आया, इसका मतलब क्या है, किसी भी अमोनिकल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन अगर हम फील्ड में करते हैं तो उससे क्या डेवलप होता है, एसिडिटी डेवलप होता है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने 100 केजी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करने के बाद जो एसिडिटी डेवलप हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट एसिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट एसिडिटी कहा जाता है। ये थोड़ा सा हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि अमन, यहां से आप देख सकते हो एनाइडाइज अमोनिया, यानी क्या है, यहाँ अमन है। अमन क्रिकेट खेलने जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है तो ये बोलता है कि शतक तो हर कोई लगा रहा है, शतक तो हर कोई लगा रहा है, मैं इस बार 150 करूंगा। कितना लगाऊंगा, मैं 150 रन बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये मैदान में जाता है, इसके जो दो दोस्त हैं ये क्या करते हैं, इसको शर्त लगाते हैं, लेकिन अमन जो है वो शर्त हार जाता है। कितने रन बना पाता है, केवल 148। कितना बना पाता है, 148। तो एनहाइड्रस अमोनिया यानी अमन ने कितने बनाए, 148 रन बनाए। क्लियर है। अब अमन जो है वो थक चुका है, शर्त जो है हार चुका है, रूम में आता है, एसी ऑन करता है, और एसी ऑन करता है 12 बजे जब मैच खत्म होता है, तो 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये कहाँ बैठा रहता है, एसी के अंदर। कहाँ बैठा रहता है, एसी में। तो याद रखना है एसी यानी अमोनियम क्लोराइड की कितनी होती है, 127, ठीक है, 12। इसके बाद में आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जो है लगभग सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं। ग्रामीण परिवेश के अंदर 2 बार जो है खतरनाक मेला लगता है। या तो एक टाइम पे जब खरीफ सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले यूरिया की डिमांड जब ज्यादा होती है तब लाइनों में लगना पड़ता है, या फिर वोटिंग जब करना होता है तब लाइन में लगना पड़ता है। 2 ही बार लाइन में लगते हैं। तो गांव में जब यूरिया की वो आती है, ट्रेक आती है, लगभग 80 किलोमीटर तक क्या लग जाती है, लंबी लाइन लग जाती है। कितनी लाइन लग जाती है, 80 किलोमीटर। क्लियर है। लेकिन जब डीएपी आता है तो डीएपी के अंदर कितने पॉइंट हैं, 3 नंबर है, डीएपी 3 है ना। 80 में से अगर 3 घटा देते हो तो कितना आता है, 77। यानी यूरिया की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है, यूरिया की कितनी होती है 80, डीएपी की कितनी होती है 77, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों दोस्त और ये क्या नाम से अपना अमन, ये चर्चा करते हैं कि यार जो सलमान खान है उसको लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने कहा है कि यदि मैं बाहर आ गया तो मैं सलमान खान को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा।
लेकिन खत्म नहीं होगा। वो सलमान खान जो है कितने साल तक जिएगा? 110 साल तक जिएगा। कितने साल तक जिएगा? 110 साल। तो सल्फेट, यहां पर केवल आप देखो कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपको केवल अमोनियम दिखाई देगा। हम सभी जानते हैं कि जितने भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है उनमें केवल अमोनिकल जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होते हैं उनकी नेचर क्या होती है? एसिडिक नेचर होती है। तो अमोनियम सल्फेट माना कि सल्फेट को हमने सलमान मान लिया। कितने साल जिएगा? 110 साल। लेकिन ये 110 साल न जीकर कितने जिएगा? केवल नहीं, ये बोलता है एक नहीं, ये कितना जिएगा? केवल 93। कितना जिएगा? 93। तो याद रखना है 110 किसका होता है? अमोनियम सल्फेट का। 93 किसका होता है? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का। ठीक है। यूरिया का कितना होता है? 80। डीएपी का कितना होता है? 77। अमोनियम नाइट्रेट का कितना होता है? 60। यानी आपने देखा होगा कि अमोनियम नाइट्रेट को हम एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर बोलते हैं, विस्फोटक फर्टिलाइजर बोलते हैं। और विस्फोट कब होता है? जब कोई भी क्रिकेटर छक्का मारता है तो क्या होता है? विस्फोट होते हैं, फटाके चलाते हैं गाँव में। तो याद रखना है कितना होता है इसका? 60। मेप, जिसको हम मोनो अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, उसका कितना होता है? 55। यहां से आपसे फ्रीक्वेंट बिट में हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनहाइड्रस अमोनिया का कितना होता है, अमोनियम क्लोराइड का कितना होता है, अमोनियम सल्फेट का कितना होता है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का कितना होता है, यूरिया का कितना होता है, डीएपी का कितना होता है। यहाँ से हर एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे ज्यादा किसका होता है? एनहाइड्रस अमोनिया का होता है। सेकंड किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। अमोनियम सल्फेट का। क्या ये याद रहेगा क्या? एक बार इसको लिखिए, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं एक बार लिख लीजिए इसको। क्या? किस? जोर से बोलो। हाँ, पॉलीमर्स जो है वो कोई आपने सुना होगा बहुलक कई सारे होते हैं। रेजिन्स जो होते हैं, रेजिन्स की कोटिंग कर सकते हैं, यानी पॉलीमर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि पॉलीमर में रेजिन्स भी हो सकते हैं, कॉल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्विवेलेंट बेसिसिटी। क्या पूछा जाता है? इक्विवेलेंट बेसिसिटी। देखो, इक्विवेलेंट एसिडिटी का मतलब तो क्या हुआ कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया, एसिडिटी जो डेवलप हुई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया, वो तो क्या है आपका? इक्विवेलेंट एसिडिटी। लेकिन इक्विवेलेंट बेसिसिटी के केस के अंदर थोड़ा सा अलग फंडा है, इसको हम समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ये लिखा क्या? चलो एक बार इसको लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर क्या होता है? एसिडिटी नेचर होता है या बेसिक का नेचर होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है। एनाइड्राइस अमोनिया का 148 है, इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट एसिडिटी। कौन बताएगा? विष्णु। एनाइड्राइस अमोनिया के सामने हमने 148 लिखा है, ये 148 क्या है? मतलब क्या है इसका? 148 का मतलब क्या है? 148 केजी लाइम चाहिए किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? यदि हमने 100 केजी एनाइड्राइस अमोनिया का एप्लीकेशन किया है तो उसके लिए। ठीक है, लिख लिया क्या? कंफ्यूजन नहीं होना है। डीएपी की कितनी होती है, यूरिया की कितनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में प्रोवाइड कराता है? फर्स्टली अमोनिकल फॉर्म में करवाता है, यानी इसकी नेचर भी कैसी होती है? आपकी एसिडिक इन नेचर होता है। आपकी क्लास में टाइम का पता नहीं, टाइम बढ़वा देते हैं भाई, हैं? क्या रीजन है कि इस पूरे ग्लोब में 24 आवर्स होते हैं, 25 आवर्स क्यों नहीं होते? लिख लिया ये? चलिए, क्योंकि इस ग्लोब के अंदर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड। वन लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 360 डिग्री को पार करने में 1440 मिनट का समय लगेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1440 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। देखो, इक्विवेलेंट बेसिसिटी का फंडा थोड़ा अलग है, इसको समझने की कोशिश करना। यदि मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर किसी बेसिक रेजिडुअल नेचर वाले फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं। किसका? बेसिक रेजिडुअल नेचर वाले फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं, और इसकी अमाउंट भी कितनी होती है? 100 केजी। कितनी होती है?
100 केजी। तो ये जो है इस फील्ड के अंदर कितनी बेसिसिटी को बढ़ाएगा या कितनी बेसिसिटी को रिलीज करेगा या रेजिड्यू नेचर का होगा कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट का एप्लीकेशन यदि हम 100 केजी करते हैं। समझ में आया? यदि किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर 100 केजी हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है तो उसकी जितनी उसमें बेसिसिटी डेवलप करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ क्या? मान ली इसने 100 केजी ही क्या किया है, बेसिसिटी को कोच किया है, माना कि, तो इसके कंपैरिजन में किसी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को यदि हम फील्ड में अप्लाई करते हैं तो कितनी बेसिक नेचर यानी कितना बेसिक बोल सकते हैं कि पीएच वैल्यू जो है या फिर बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट कितना छोड़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक इक्विवेलेंट कहा जाता है या इक्विवेलेंट बेसिसिटी कहा जाता है। यानी अमाउंट ऑफ बेसिक या अमाउंट ऑफ 100 या 100 केजी अमाउंट ऑफ बेसिक नाइट्रेट फर्टिलाइजर इफ अप्लाई इन अ पर्टिकुलर फील्ड, हाउ मेनी टाइम्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना गुना या कितना केजी जो है वो क्या छोड़ता है, आपका बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बेसिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर दो प्रकार के होते हैं, एक अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं और एक आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो कि उनकी नेचर क्या होती है? बेसिक इन नेचर होती है। जैसे ही 100 केजी किसी बेसिक नेचर वाले फर्टिलाइजर का आप एप्लीकेशन करते हो तो कितनी रेजिडुअल इफेक्ट यहाँ पर छोड़ता है या कितना बेसिक नेचर का वो छोड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक इक्विवेलेंट कहा जाता है। मान लीजिए जैसे कि ए फर्टिलाइजर है, ठीक है, 100 केजी आपने इसका एप्लीकेशन किया और बी का भी आपने 100% एप्लीकेशन, 100 केजी एप्लीकेशन किया। इसके द्वारा जो बेसिसिटी डेवलप हुई है वो कितनी हुई है? 63 केजी। इसके द्वारा जो डेवलप हुई है वो कितनी हुई है? 20 केजी। यानी किसका बेसिक नेचर ज्यादा है? जिसकी बेसिक इक्विवेलेंट ज्यादा है। इसी तरीके से यदि हम इक्विवेलेंट एसिडिटी की बात करते हैं, जिसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी ज्यादा उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा? ज्यादा। यानी इन सब में सबसे एसिडिक कौन है? एनहाइड्राइड। फिर कौन है आपका? अमोनियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन जो है आपसे सीक्वेंसिंग में भी पूछा जा सकता है कि किसकी एसिडिटी यहाँ सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट बेसिसिटी की, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ एग्जांपल है वो आप लिख लीजिए एक बार। कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड की जो इक्विवेलेंट बेसिसिटी होती है वो होती है आपकी 63। इसके बाद कन्ना, आपने नाम सुना होगा, कन्ना का नाम सुना है क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, 29 NH। एक बार लिखो फिर समझाता हूं। उसके अलावा लिखा? यहां पर आपने दो चीजें डिनोट की होगी कि जब हम एमाइड फर्टिलाइजर की बात करते हैं, एक बार लिखना, फिर उसके बाद में लास्ट में ये पॉइंट लिखना। एमाइड के अंदर एक यूरिया होता है और एक आपका CaCN2 होता है, जिसको हम कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं। यूरिया जो है एसिडिक एमाइड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है, ये बेसिक एमाइड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। एक बार लिखो इसको फिर हम समझते हैं। इसके अलावा एक और चीज लिख लेना,
एक बार समझना फिर लिख लेना। इक्विवेलेंट बेसिसिटी का मतलब समझ गए कि किसी भी, नहीं समझे, इक्विवेलेंट बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर दो प्रकार के होते हैं, एक अमोनिकल होते हैं और एक नाइट्रेट होते हैं। नाइट्रेट नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर किस नेचर के होते हैं, जिनका बेसिक इफेक्ट होता है या बेसिक रेजिडुअल नेचर के होते हैं। यहाँ देखोगे सारे के सारे किस नेचर के हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, यानी आपका पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, यानी ये सब किस में है, नाइट्रेट में, यानी बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट क्या होगा, नाइट्रेट होगा। यानी मान लीजिए आप 100 केजी कैल्शियम साइनाइड का एप्लीकेशन करते हो, कितना, 100 केजी कैल्शियम साइनाइड का एप्लीकेशन करते हो, तो फील्ड के अंदर 63 केजी, फील्ड के अंदर 63 केजी क्या डेवलप होगा, आपका बेसिसिटी डेवलप होगा, यानी इसका 63 क्या है, बेसिस एक्विवेलेंट है। इसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन करते हो तो 29, सोडियम नाइट्रेट का करते हो तो 29, नाइट्रो सोडा पोटाश का करते हो तो 23 और कैल्शियम नाइट्रेट का करते हो तो 21। एक याद रखना है, कैल्शियम साइनामाइड का 63 होता है। कन्ना आपने सुना होगा कि नवरात्रि के अंदर जो है कन्नाओं को, मतलब कन्याओं को झुमाया जाता था, लेकिन आजकल 2 कन्या और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। अरे समझे नहीं क्या यार, छोड़ो, मतलब मैं मेरे तरीके से याद किया हूं, तुम्हारे तरीके से याद करना है। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के अंदर कितना होता है, 29। एमएसपी आपने सुना होगा, ठीक है, एमएसपी, सॉरी इसका 26 होता है, 26 होता है ना, नाइट्रो सोडा पोटास का 26 होता है, कैल्शियम नाइट्रेट का 21 होता है। इसके बाद में आपने देखा 2 एमाइड फर्टिलाइजर होते हैं, एक यूरिया होता है और एक क्या होता है, कैल्शियम साइनामाइड होता है। यूरिया की अगर मैं बात करता हूं तो यूरिया किसमें है, आपका इक्विवेलेंट एसिडिटी, यानी इसकी नेचर क्या है, रेजिडुअल नेचर, एसिडिटी। अगर कैल्शियम साइनामाइड की बात करते हैं तो किसमें आ रहा है, बेसिसिटी में। इसका मतलब हुआ कि जो एमाइड फर्टिलाइजर है वो 2 है, एक यूरिया है और एक आपका कैल्शियम साइनामाइड है। यूरिया की नेचर क्या होती है, एसिड एमाइड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, जबकि कैल्शियम साइनाइड की क्या है, बेसिक एमाइड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। क्लियर है। इसके बाद ग्रोमोर करके एक फर्टिलाइजर है, जिसका यूरिया अमोनियम फॉस्फेट भी उसे कहा जाता है, यूएपी कहा जाता है, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट कहा जाता है, जिसके अंदर एनपीके का रेशो 29, 29 और 0। ये यहाँ पर फर्टिलाइजर ग्रेड है या फर्टिलाइजर रेशो है, फर्टिलाइजर ग्रेड है, क्या है, फर्टिलाइजर ग्रेड है। यदि इसको हम लिखें 110 तो ये क्या बन जाएगा, आपका फर्टिलाइजर रेशो बन जाएगा। इसके बाद एक बायोसुपर आता है, बायोसुपर क्या है, रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोसुपर कहा जाता है। एक बार आप इसको लिखिए। आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, एज कंपेयर टू लाइन नहीं है ये, आप केवल इक्विवेलेंट बेसिसिटी का मतलब ये याद रखिए कि किसी भी नाइट्रेट नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करने पर कितना बेसिसिटी डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट बेसिसिटी। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड का 63, पोटेशियम नाइट्रेट का 29, सोडियम नाइट्रेट का 29, नाइट्रो सोडा पोटास का 26, कैल्शियम नाइट्रेट का 21, ग्रोमोर जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के आना।